हाय फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन कैंडिडियासिस, जो कि एक एसटीडी का टाइप है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जो कि फंगस से होती है और उसका नाम है कैंडिडियासिस डिजीज़ या फिर मोनियलिसिस। इसके अंदर जो पॉइंट हमें कवर करने हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है कि जो कैंडिडियासिस है वो किसकी वजह से होता है, और साइन एंड सिम्टम्स की बात करेंगे, इसे कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट है और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि इसे हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन में जो ये इन्फेक्शन है कैंडिडियासिस, ये किसकी वजह से होता है? ये होता है ग्राम पॉजिटिव फंगस की वजह से, और उस ग्राम पॉजिटिव फंगस का क्या नाम है? कैंडिडा एल्बिकेंस। कैंडिडियासिस जो एसटीडी है वो किसकी वजह से होगी? ग्राम पॉजिटिव फंगस, जिसका क्या नाम है? कैंडिडा एल्बिकेंस, उसकी वजह से ये डिजीज़ होती है। इसके अलावा जो ये कैंडिडा एल्बिकेंस है, ये फ्लोरिस होगी एसिडिक एनवायरनमेंट में, मतलब एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर, एसिडिक मीडियम के अंदर इसका जो नंबर है वो इंक्रीज़ होगा। और एसिडिक एनवायरनमेंट के साथ में जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की रिच सप्लाई होगी, जहाँ पर अबंडेंट अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट इसे मिलेगा, जैसे ये कॉमन किसके अंदर मिलता है? प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, और जिसे डायबिटीज़ होगी उनके अंदर। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है और जिन्हें डायबिटीज़ है, उनके केस में ये डिजीज़ होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि ये ऐसे एनवायरनमेंट में ज़्यादा फ्लोरिस होती है जहाँ कार्बोहाइड्रेट अबंडेंट अमाउंट में है और एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है। ग्राम पॉजिटिव फंगस कैंडिडा एल्बिकेंस की वजह से ये होगी। प्रेगनेंसी है वो फेवर करती है इसके इन्फेक्शन को, प्रेगनेंसी इसके इन्फेक्शन को फेवर करती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड वजाइनल एसिडिटी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वजाइनल एसिडिटी एंड हाई ग्लाइकोजन कंटेंट, हाई ग्लाइकोजन कंटेंट की वजह से एंड इंक्रीज्ड वजाइनल एसिडिटी की वजह से जो प्रेगनेंसी है वो इस डिजीज़ को फेवर करेगी। और इसके अलावा जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो भी इस डिजीज़ को प्रोलिफरेट करने के लिए, इस डिजीज़ को ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये किसकी वजह से हो सकती है? ये ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, ज़्यादा लंबे समय के लिए और ज़्यादा एंटीबायोटिक का यूज़ जो लोग करते हैं उनके अंदर भी ये डिजीज़ होने के ज़्यादा चांस हैं। जो लोग हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं उनके अंदर भी ये डिजीज़ होने के ज़्यादा चांस हैं। तो ये बात थी इंट्रोडक्शन की। फिर हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि फीमेल के अंदर, जो फीमेल का वजाइनल डिस्चार्ज है वो कैसा हो जाएगा? कर्डी डिस्चार्ज होगा, थोड़ा सा कर्ड लाइक कंसिस्टेंसी होगी उसकी, और इंटेंस प्रूराइटस सिम्टम है इसका। और जो वुल्वा है, वुल्वर रीजन के अंदर सोरनेस रहेगी और ओइडिमा के चांस हैं। इसके अलावा डिसयूरिया की, यूरिनेशन के ड्यूरिंग पेन होना, और वजाइनल रीजन की बर्निंग सेंसेशन होना, ये भी इसके दूसरे सिम्टम्स हैं। अगर हम वजाइनल एग्जामिनेशन करें इसका, तो वजाइनल एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग की इन्फ्लेमेशन है वुल्वा का, वुल्वल इन्फ्लेमेशन है, स्पेशली कौन से रीजन में? लेबिया माइनोरा रीजन में, लेबिया मेजोरा रीजन में। और इस इन्फेक्शन की वजह से स्क्रैचिंग होगी और वाइट पैच प्रेजेंट होते हैं, वाइट
पैचेस या फिर प्लेग प्रेजेंट होते हैं और चीज़ी कर्डी मटेरियल वजाइना के साथ चिपका हुआ मिलता है, जब उस चीज़ी कर्डी मटेरियल को इन वाइट पैच ऑफ चीज़ी कर्डी मटेरियल, इस कर्डी मटेरियल को अगर हम वजाइना से रिमूव करने की कोशिश करते हैं तो जब ये रिमूव होते हैं तो ये छोड़ते हैं हीमोरेजिक एरिया की, ऐसे जैसे अभी उस एरिया से ब्लीडिंग हो जाएगी, उस टाइप से खून निकलने वाले थोड़े ब्लीडिंग टाइप के एरिया, ये जहाँ से भी पैच हटाया जाएगा वहाँ से ऐसा एरिया एक्सपोज होगा। फिर इसके अलावा जो वजाइनल वॉल है, वजाइनल वॉल बहुत ज़्यादा रेडिश रहेंगी और रेडिश रहने के साथ वहाँ से वाटरी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, वजाइना के अंदर बहुत ज़्यादा अल्सरेटेड एरिया मिलेंगे। कुछ एरिया अल्सरेटेड एरिया ऐसे होंगे जहाँ पर ये चीज़ी पैच प्रेजेंट होंगे, कुछ एरिया ऐसे होंगे जहाँ पर चीज़ी पैच प्रेजेंट नहीं होंगे। और जो ये अल्सरेटेड एरिया है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज होगा इस वाले एरिया से, क्योंकि ये काफ़ी रेडनेस होगी इन एरिया पे और वाटरी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगा। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है हमारा डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डायग्नोसिस के लिए दो वे या फिर दो मेथड हैं। पहला मेथड क्या है, स्लाइड फॉर्मेशन, कि स्लाइड फॉर्मेशन मेथड से हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, कल्चर मेथड। इन दो तरीक़ों से हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो जो स्लाइड मेथड है, स्लाइड फॉर्मेशन मेथड है, उसमें क्या होगा कि स्लाइड के ऊपर, जैसे ये स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर हम क्या लें, जो वजाइनल डिस्चार्ज है, क्या है ये, वजाइनल डिस्चार्ज की एक ड्रॉप लेंगे और किसके अंदर, सैलाइन के अंदर। फिर इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, 10% KOH, 10% KOH सॉल्यूशन को ऐड करेंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर हम क्या रखेंगे, कवर स्लिप रखने के बाद इसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि सबसे पहले हमने वजाइनल स्मीयर लिया, सैलाइन सॉल्यूशन के अंदर 10% KOH सॉल्यूशन डाला, दोनों को मिक्स किया, कवर स्लिप रखी और माइक्रोस्कोप के अंदर हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये तो है ल्यूकोसाइट्स, कुछ ऐसे हाइफे मिलते हैं, बर्ड्स मिलते हैं, हाइफे मिलते हैं, कुछ इस तरीके के हाइफे एंड बर्ड्स मिलेंगे। तो जो KOH है, ये KOH हमने क्यों डाला, KOH सॉल्यूशन डालने का हमारा मेन मोटिव क्या है कि KOH क्या करता है, KOH की वजह से जो सेलुलर डिब्रीज हैं वो सेलुलर डिब्रीज क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। और जो ये कैंडाइडल हाइफे है, बर्ड्स हैं, ये प्रोमिनेंसी के साथ आराम से ईजिली डायग्नोस्टिक वे में हमें दिखेंगे। फिर जो दूसरा मेथड है कल्चर मेथड, इस कल्चर मेथड में क्या करते हैं, हम दो तरीके के कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं। एक तो सेबोयूरेड्स मेथड, इसके अंदर सेबोयूरेड नाम का हम मीडियम यूज़ करेंगे। इस मीडियम में हमें क्या दिखता है, राउंडेड कॉलोनी, जिनके अंदर जो डायमीटर है वो 1 to 2 mm होगा और ये हम यूज़ करते हैं विदिन 48 to 72 आवर्स। मतलब ये जो कॉलोनी है, हमें जैसे ही हमने मीडियम के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज डाला तो कॉलोनी बनने लगेगी। कितनी देर में, 48 से 72 घंटे के अंदर कॉलोनी बनने लगेगी। और कॉलोनी के अंदर जो सेल्स हैं और जो कॉलोनी है, कॉलोनी की जो डायमीटर है वो हमें कितना दिखेगा, 1-2 mm हमें डायमीटर दिखेगा। और कॉलोनी की जो ऑर्डर है वो कैसी ऑर्डर होगी, वो ईस्ट लाइक, जैसी ईस्ट के अंदर ऑर्डर आती है वैसी ही ऑर्डर इसके अंदर हमें आएगी। दूसरी जो मीडियम है वो है निकर्सन्स मीडियम।
निकर्सन मीडियम के अंदर अगर हम कल्चर करते हैं तो यहाँ से जो कॉलोनी है उसका कलर कैसा दिखता है, ब्राउन टू ब्लैक कलर की कॉलोनी का कलर दिखेगा। और कितनी देर में, 48 टू 72 आवर्स कि 48 से 72 घंटे के अंदर कॉलोनी का कलर हमें ब्राउन टू ब्लैक दिखने लगेगा उसका कल्चर मीडियम के अंदर, निकर्सन मीडियम के अंदर। तो ये दो तरीके थे कैंडिडियासिस को डायग्नोस करने के। हमने इन दो वे में क्या देखा, एक तो स्लाइड फॉर्मेशन मेथड देखा और एक कल्चर मेथड देखा। फिर अब हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट, सब टॉपिक है ट्रीटमेंट कि हमने डायग्नोसिस देख लिया, साइन एंड सिम्टम देख लिए, इंट्रोडक्शन देख लिए। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, हम कैंडिडियासिस को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन वही हो सकते हैं जो हमने पिछले वाले में देखे थे। प्रिवेंशन तो ऑलमोस्ट सब के लिए सेम होते हैं कि भाई क्या करें, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में ना आए, इन्फेक्टेड पर्सन के जो थिंग्स हैं उनका यूज़ ना करें, सिंथेटिक अंडरगारमेंट का यूज़ ना करें। इसके अलावा अपने फिंगर नेल्स को क्लिप्ड शॉर्ट रखें, छोटे रखें। तो जो हमने ट्राइकोमोनियासिस में किया था वही सेम प्रिवेंशन यहाँ भी है। प्रिवेंशन ऑलमोस्ट सबके लिए सेम रहते हैं कि भाई इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट ना बनाना, कॉन्डम का यूज़ करना ताकि एसटीडी से प्रिवेंशन मिल सके। इसके अलावा सिंथेटिक गारमेंट्स का यूज़ ना करें, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। मेन हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग्स यूज़ होती हैं, एक का नाम है निस्टेटिन, निस्टेटिन या फिर माइकोस्टेटिन, निस्टेटिन या फिर माइकोस्टेटिन। ये यूज़ की जाती है 1 लाख यूनिट में, इसकी 1 लाख यूनिट्स यूज़ की जाती हैं और इसे रखा जाता है डीप इनसाइड वजाइना बेड टाइम के ड्यूरिंग और 10 से 14 दिन के लिए। 10 से 14 दिन के लिए वजाइना के अंदर ये डीपली सीटेड की जाएगी और बेड टाइम के जब हम सो रहे हैं उस टाइम पे इसका यूज़ किया जाता है। अगर कुछ केसेस में इसका ओरली अगर ये ली जाती है तो उस टाइम पे इसकी 5 लाख यूनिट्स का यूज़ किया जाएगा। तो एक तो हो गई निस्टेटिन, दूसरी होती है इमिडाजोल, इमिडाजोल डेरिवेटिव जैसे कि माइकोनाजोल, माइकोनाजोल हम 100 mg देते हैं। क्लोट्राइमाजोल ये भी हम 100 mg देते हैं। और इसके अलावा इमिडाजोल डेरिवेटिव है 1% वजाइनल क्रीम्स, ये देते हैं हम फॉर 7 डेज। और ये 85% केसेस में इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देती हैं। इसके अलावा टर्कोनाजोल, ये टर्कोनाजोल एक वजाइनल क्रीम है, टर्कोनाजोल वजाइनल क्रीम। इसके अलावा कीटोकोनाजोल, ये मोर रिसेंट डेरिवेटिव है और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है, वेरी इफ़ेक्टिव एंड मोर रिसेंट डेरिवेटिव। ये वजाइनल क्रीम की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है, ऑइंटमेंट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है, पेसेरी की फॉर्म में भी, ये ओरल पिल की फॉर्म में भी यूज़ होती है और एक्सटर्नल यूज़ के लिए भी प्रेजेंट है। ये दोनों पार्टनर को दी जाती है, मेल एज वेल एज फीमेल, दोनों पार्टनर को दी जाएगी। और ये जैसे कि उसके लिए यूज़फुल है जब रिकरेंट इन्फेक्शन होता है कि मतलब एक बार ठीक हुआ कैंडिडियासिस, उसके बाद फिर से हो गया, फिर ठीक हुआ, फिर से हो गया। तो जब रिकरेंट इन्फेक्शन होता है उस ड्यूरिंग इसे यूज़ किया जाता है। इस जो ये ड्रग है, ये ड्रग हेप्टोटॉक्सिक है। तो जब हम इसे यूज़ करते हैं तो काफ़ी हमें
केयरफुली से यूज़ किया जाता है और इसे तभी लेना चाहिए जब किसी डॉक्टर ने इसे प्रिस्क्राइब किया हो। विदाउट किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ये ड्रग नहीं लेनी चाहिए क्योंकि ये थोड़ी सी टॉक्सिक है। इसके अलावा ओरल फ्लूकोनाजोल, ओरल फ्लूकोनाजोल को अभी हम यूज़ कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। इसकी 150 mg की टैबलेट आती है और एक सिंगल डोज पर डे लेंगे, एक दिन में एक ही डोज लेंगे 150 mg की टैबलेट, और ये भी दोनों पार्टनर को, मेल और फीमेल दोनों पार्टनर को ही दी जाएगी ताकि रीअकरेंस ना हो कैंडिडियासिस का। इसके अलावा कि जो कोज़ है, कैंडिडियासिस का जो कोज़ है उसे भी ट्रीट करना होगा। कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करूं, अगर इन्फेक्शन है सेकेंडरी, किसकी वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, कि भाई डायबिटीज़ के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है, वो हमारी बॉडी में ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से जो ये डिज़ीज़ है ये एक सेकेंडरी डिज़ीज़ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डिज़ीज़ के साथ साथ में डायबिटीज़ को भी ट्रीट करना पड़ेगा। अगर हम हार्मोनल ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ करते हैं तो जो ये और इनकी वजह से भी कैंडिडियासिस होता है, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था। तो अगर इनकी वजह से कैंडिडियासिस है तो जो कैंडिडियासिस होने का जो काज है, जो सोर्स है, हमें उसे भी क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। कि दूसरे मेथड का यूज़ करें, इन पिल्स का यूज़ ना करें ताकि कैंडिडियासिस ना हो। अगर कोई डायबिटिक प्रेग्नेंट वूमेन है, डायबिटिक प्रेग्नेंट वूमेन के केस में कैंडिडियासिस होने का बहुत ज़्यादा खतरा है, तो उसके केस में क्या किया जाएगा कि जब सीज़ेरियन किया जाए तो सीज़ेरियन करते टाइम पे काफ़ी केयरफुलनेस होनी चाहिए ताकि जो बच्चा है उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, जो इन्फेक्शन है वो फीटस के अंदर ट्रांसफ़र ना हो। फिर जो भाई किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी पेशेंट के अंदर कोई फीमेल है, उस पेशेंट के अंदर अगर बार बार रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसे सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस इन्फेक्शन को सही करने के लिए रिकरेंट थेरेपी का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये है कुछ ट्रीटमेंट के तरीके, जैसे इमेडाजोल डेरिवेटिव का यूज़ कर सकते हैं, निस्टेटिन, माइकोस्टेटिन का यूज़ कर सकते हैं, टर्कोनाजोल का, कीटोकोनाजोल का यूज़ कर सकते हैं, ओरल फ्यूकोनाजोल। इसके जो काज हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट के अंदर तो डायबिटीज़ का भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर किसी के अंदर जो कैंडिडियासिस है वो ओरल हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से हो रही है तो हमें उन पिल्स को रिप्लेस करके दूसरा मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना पड़ेगा। प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जब प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद, पार्चुरेशन के ड्यूरिंग जब डिलीवरी होती है तो हमें ध्यान रखना होगा कि कहीं बच्चे को कोई इन्फेक्शन ना हो। कोई पेशेंट है जिसके अंदर बार बार रिकरेंट और लंबे टाइम तक ये डिज़ीज़ बार बार हो रही है तो हमें उसे बार बार क्या देनी पड़ेगी, लंबे टाइम तक थेरेपी देनी पड़ेगी ताकि वो डिज़ीज़ है वो बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाए। आई होप आपको ये समझ आया होगा कैंडिडियासिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।